भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास है। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट फॉर सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु
उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। (1813) से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिली। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण एकाधिकार प्राप्त करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों के अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षदों जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। आठ सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। 4 भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के शासन पर
इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं: पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून मामलों की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुआ। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट: 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया।
इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियर्स थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जाति, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक, औद्योगिक विवाद, मोटरसाइकिल, छोटा बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्णय विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासनिक गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इनमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप में बनाए रखा। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों पर विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उससे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किया गया, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसा प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बन सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट: मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का अधिनियम में 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला, अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुए और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा जारी करने का अवसर नहीं दिया। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। सी, समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर
परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि का अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इस किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विकास। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड से औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराबर को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेता, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासक जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय
1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन का सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिला लिया गया। नोट: सिलहट जिले में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था।